ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर अगर कोई इस ज़िंदगी में हमको जाने ना, तो ये छोटी ज़िंदगी ही बहुत भारी हो जाती है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। रखना भी चाहिए। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। आज हम लोग जो है कुछ स्पेशल चीज़ जानते हैं। पढ़ते तो हम लोग रोज़ हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाई करते करते मन में ये होता है कि पढ़ाई कर लिया, एग्ज़ाम में सफल होंगे या नहीं होंगे ये कैसे कंफर्म होगा, या हम क्या करें कि जिससे एग्ज़ाम में हम सफल हो जाएं। आता है ना मन में सबके? सब लोग बताइएगा। ज़रूर आता है, क्योंकि ये डर है ही ऐसा सफलता का कि ये सफल आदमी के भी मन में आता है, और जो इस मार्ग पर, इस पथ पर चलता है ना, उसके मन में भी आता है। तो हम लोग ये कुछ चीज़ें जानेंगे। जादुई नहीं है, कोई टोटका नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग और आपकी मेहनत, लेकिन जादुई है। आप देख सकते हैं, करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई माला नहीं जपनी, कोई मोती नहीं गिनना, कोई बीज नहीं गिनना, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ कुछ उपाय हैं, वही आपको करने हैं, जो कि आप करते हैं। अगर करते होंगे तो आपको पता होगा आप सफलता के सीढ़ी के पास होंगे। यही सारी चीज़ें अपनाकर लोग आज सफल हो गए हैं। हम लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग कर क्या रहे हैं। करते सब कुछ हैं, लेकिन एक तरीके से नहीं करते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या सबसे पहले रोटी बना के रख देते हैं, उसके बाद सब्जी बनाते हैं, कि सबसे पहले रोटी बना के रख दिए, उसके बाद में चावल बनाया, उसके बाद में दाल बनाया, उसके बाद में लास्ट में सब्जी बनाया? ऐसा नहीं करते ना। सबसे पहले दाल डाला, फिर चावल बनाया, फिर सब्जी बनाया, लास्ट में रोटी बनाते हैं। लेकिन यही प्रोसीजर अगर पता ना हो तो रोटी ठंडी हो जाती है, खाने का मज़ा नहीं आता। सही है ना? तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, सफलता कैसे पानी है, और नौकरी तो आपकी ही है। एक बात बताना चाहूँगी कि आज पढ़ाई से थोड़ा हटकर आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई से हटकर वीडियो नहीं है, पढ़ाई के ही ऊपर वीडियो है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास लड़कियां फ़ोन करती हैं, मैसेज करती हैं, उनको लगता है कि वो बहुत मेहनत करी है, और वास्तव में मेहनत कर रही हैं। अपना व्हाट्सएप बंद कर रखा है, अपना फेसबुक बंद कर रखा है, अपना इंस्टाग्राम बंद कर रखा है, और जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं उनके, जितने भी सोशल जो है दुनिया उनकी है, जितने भी फेज़ हैं उनके ये वाले, उन्होंने सब बैन कर रखा है। ज़रूरत के अनुसार। भाई, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया हो गई है जहाँ पर आना अनिवार्य है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। सिर्फ टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं देना, आपको एलटी देना, जीएसई देना। अगर आप यहाँ पर आ भी जाते हैं तो कल को आप और बड़ा पद अगर ग्रहण करना चाहते हैं या अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आपको करंट चीज़ें जाननी होती है कि राजनीति में क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके व्यवसाय यानी कि जो आपके बिजनेस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें जाननी आवश्यक होती हैं। तो इसलिए जो है आपको इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना पड़ता है, जुड़ना चाहिए भी। कम से कम 1 घंटा टाइम देना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए। रील्स और शॉर्ट्स देख कर नहीं, आपको जो है कुछ जानकारी, जब तक एग्ज़ाम है, जब तक आप सफलता नहीं पा रहे हैं, तब तक के लिए। उसके बाद आप फ्री हैं, कुछ भी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। और उसके बाद तो दिमाग इतना खुल जाता है कि कुछ गलत काम करते भी नहीं हम लोग। सही है ना? कहीं भी गलत बोल रही हूँ तो आप बताना मैं गलत बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, फ़ोन उठाते हैं हम लोग, हमें देखना कुछ होता है और देखने रील्स लग जाते हैं। पूरे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लोग रील्स देख लेते हैं, और 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB डाटा उनका शाम तक सिर्फ रील्स देखने में ख़त्म हो जाता है, और मिलता कुछ नहीं। शाम को उनको लगता है किया क्या, सुबह सो के उठे और शाम को सोने जाने सिर्फ रील्स देख कर ख़त्म कर दिया। तो इसी चीज़ को ना थोड़ा सा बदलना है, हम लोग को अपनी चीज़ों को बदलना है। व्हाट्सएप पर उतना ही आए जितना ज़रूरत हो। क्वेश्चंस फंसता है तो पूछें, नहीं है तो मत पूछें। कोई क्वेश्चन बहुत इरिटेट कर रहा है, बार बार घूम रहा है आंखों के आगे, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, तो उसको छोड़ दें।
आप फेसबुक पर बहुत कम जाएं, इतना जाएं कि जो बहुत 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 ज़रूरी हो। इंस्टाग्राम पर ना जाएं। इंस्टाग्राम पर कोई एग्ज़ाम के पीरियड में तो कोई लेना देना नहीं होता है। फेसबुक पर आप जो है तमाम नेट का, आपके जो एजुकेशन बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसके आप ऐड होंगे तो वहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी बात बुरी लग रही हो तो फिर भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ये हम कह रहे हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर जाएं। टेलीग्राम पर बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ क्वेश्चंस जाते हैं। हाँ, लेकिन टेलीग्राम के ग्रुप्स को मैंने इतना देखा है कि क्वेश्चंस कम जाते हैं, फालतू के बात ज़्यादा होते हैं। कहाँ से हो, क्या करते हो, परिवार क्या है, बच्चे कितने हैं, आज बच्चे का जन्मदिन है, आज बच्चे का अन्नप्राशन है, आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज बर्थडे है। प्लीज़, जब तक आप सफल नहीं हो जाते इन सब से बहुत दूर रहें। वो चैनल जिस पर आप हैं वो सिर्फ क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाता है तो ही जाएं, अन्यथा मत जाएं। तो इन सब के साथ में अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, कम समय में परीक्षा में सफल होने के 10 अद्वितीय उपाय। मतलब अचूक उपाय हैं, करके देखिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। उसके पहले कितने लोगों ने, आज मैंने 5 क्वेश्चन डाल रखा था अपने ग्रुप पर, और उस ग्रुप में कितने लोगों ने आंसर किया है उसका मैं नाम बताना चाहूँगी। ठीक है, उसका नाम मैं बताऊँगी आपको। उन लोगों का नाम है, पहला है दीपाली जी, दूसरा है जया सिंह जी, तीसरा है पूजा पाल जी, चौथा है जय श्री राम जी, इनका नाम मुझे नहीं पता, इसी आईडी से वो हैं। पांचवा है सुमन चौहान, और छठवां है नम्रता पाठक, और सातवां है अनीता तिवारी मिश्रा जी। इतने लोगों ने मुझे आंसर किया है। मैंने आंसर क्या था उस क्वेश्चन का मैंने वो भी डाल दिया है, और गलत है या सही है, इतने लोगों ने अगर आंसर किया है तो ये तो कंफर्म है कि अब ये आंसर इनको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, सही होगा तो भी, गलत होगा तो भी। ठीक है, जितने लोगों ने नहीं किया है कोशिश कीजिए कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अरे ये टाइम ही यही है कि जितना क्वेश्चन मिले सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो पूछिए। मैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर देती ही देती हूँ, जब भी मेरा टाइम मुझे मिलता है, रात को मैं 2 बजे तक आंसर की हूँ, आप मेरे ग्रुप पर जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा, और फिर किसने किसने इस वीडियो जो मैं डालती हूँ ना उसके नीचे कमेंट कौन करता है उसको भी मैं बताऊँगी। पहला रीना यादव जी ने कमेंट किया था, बहुत दिनों बाद किया था क्योंकि इनका सीटेट का एग्ज़ाम था, इसलिए इन्होंने नहीं किया था कमेंट केंद्र। शायद 18 तारीख को इनका एग्ज़ाम था या 16 तारीख को, मे भी ऐसे ही कुछ था। ठीक है, इसके बाद वंदना मौर्य जी ने किया था, पूजा यादव जी ने किया था। 1-2 लोग करते हैं लेकिन आज नहीं किए थे, कोई बात नहीं, जिसने किया था वो यही है, रीना यादव जी, वंदना मौर्य जी, पूजा यादव जी। ठीक है, तो ये आपके जो है नाम हो गए। चलिए अब हम लोग टिप्स समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स। टिप्स क्या है? टिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप गिलास में कुछ घोलें और उसको पी जाएं, पता चले आप पढ़ने बैठे तो रट जाए, भाई ऐसा नहीं है। टिप्स ऐसे होती भी नहीं है, कोई मैजिक नहीं होता, मेहनत के आगे तो कोई मैजिक नहीं होता। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आप करेंगे तो मैजिक ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए पहले टिप्स क्या है हम लोग देखते हैं। क्या है? सिलेबस याद करें, लिख कर रखें, हमेशा देखते रहें। सबसे पहले तो अपना सिलेबस आप देखें, सिलेबस में चीज़ें क्या दी हुई हैं, क्योंकि जब सिलेबस नहीं रहता हाथ में तो हमको पता नहीं चलता मुझे क्या पढ़ना। जो पढ़ना होता वो नहीं पढ़कर, जो नहीं पढ़ना होता वो हम पढ़ते हैं। तो सिलेबस ज़रूर याद रखें और उसको कहीं लिख कर सामने बड़े बड़े अक्षरों में रख ले, और उसको हमेशा रोज़ दोनों टाइम देखते रहें। अगर सिलेबस याद हो जाता है ना तो आप 1/4 बैटल तो वहीं जीत जाते हैं, 1/4 युद्ध तो आप वहीं जीत जाते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाता है कि भैया मुझे खाद्य पोषण में मुझे क्या पढ़ना है। या आप IAS PCS UPSC किसी UPPSC किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या है, ये मेरी प्री, ये मेरे मेंस, ये मेरे इंटरव्यू के लिए है क्या। ठीक है, तो सिलेबस को सामने रखें और सिलेबस को तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ सामने रखकर याद नहीं करना। सिलेबस का अगर आपको पोषण विज्ञान है तो पोषण विज्ञान में क्या क्या है उसको देखकर उसको तैयार करना। तो सबसे पहला तो क्या है, सिलेबस को नोट डाउन करें, चिपकाएं, दोनों टाइम देखें और याद करें। दूसरी टिप्स क्या है आपकी कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण अवश्य करें। कम से कम 10
साल से 12 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखें और उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में उनके आंसर को देखें कि आयोग ने क्या आंसर माना था। सॉल्व करेंगे ना उसको जब, तो आपको वास्तव में यकीन हो जाएगा किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, और आपको कम से कम 60% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तीसरा टिप्स है, जिस प्रश्न पत्र को करना है सबसे ज़्यादा आवश्यक उसका ध्यान अवश्य रखें और उसको ज़्यादा पढ़ें। जिस प्रश्न पत्र को करना, जैसे कि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका होम साइंस तो ज़रूरी है। होम साइंस पर इतनी पकड़ बना लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन के आपके आंसर ना कटने पाए। अब आपके होम साइंस की पकड़ अगर मजबूत हो गई तो आपके जो नेक्स्ट पेपर है GS का, उसमें अगर मान लीजिए आपको मैथ जो है पोर्शन नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता, तो वैसे बहुत लोग ऐसे इसको मैथ पोर्शन नहीं आता, बहुत लोगों को इंग्लिश पोर्शन नहीं आता, बहुत का हिंदी वीक होगा, बहुत का रीजनिंग वीक होगा, तो कम से कम अगर इधर अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा होगा तो इधर वाले को मैनेज कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होम साइंस आपने कर रखा, इधर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। एक आध पार्ट आपका कमज़ोर हो तो चलता है, सारे पार्ट कमज़ोर होंगे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना जो पर्सनल पेपर है, होम साइंस है, हिंदी है, साइंस है, संस्कृत है, SST है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका प्रिपरेशन एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको 100% तैयार होना चाहिए। आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, जो प्रश्न पत्र नंबर बढ़ा सकते हैं उसको भूलने का कतई प्रयास ना करें। अब आपका एक प्रश्न पत्र तो तैयार हो गया जो आपका मेन था, लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर था जो कि GK GS होता है, एक्चुअली वो GS ही होता है क्योंकि रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, तो क्या है वो GS है, जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज को आप बिल्कुल भूले नहीं। मैंने बोला ना, अगर मैथ नहीं आता चलो कोई बात नहीं, आप 4 से 5 क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन मैथ भी नहीं आ रहा, रीजनिंग भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, कंप्यूटर भी नहीं आ रहा, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाई सबने एक सब्जेक्ट पे पकड़ बना रखी है, तो सबने पकड़ बना रखी है तो सब लमसम उसी में पहुँचेंगे। लेकिन ये जो एक फर्स्ट पेपर है ना, इसमें सबकी पकड़ नहीं है, इसमें जिसने जो है अपनी नकेल कस ली उसी का हो जाना है। तो कतई फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करें। आप पहले अपने पर्सनल पेपर को बिल्कुल एकदम से तैयार कर लें, मतलब ऐसे ना कि जैसे गन्ने का रस पीने मार्केट में जाते हैं तो एकदम से इस तरह से निचोड़ देता है कि अगर उसमें पानी भी चला जाए ना तो उसका भी एक बूंद ना बचे, ऐसे निचोड़ के आपको दे लेता है। मतलब कि वो जो देता है, जो अपना पैसा वो लगाता है ना, उसका वो एक आखिरी रग निचोड़ लेता है। तो उस तरह से निचोड़ के अपना फर्स्ट पेपर तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पेपर, उसके बाद फर्स्ट पेपर को आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, ठीक है। ये मैं उसी के लिए बता रही हूँ जिसने मुझसे पूछा था कि दीदी तैयारी कैसे करें, तैयारी ऐसे ही करें, इसके अलावा बच्ची कोई तरीका नहीं तैयारी करने का, यही तरीका है। उसके बाद में आपका क्या है कि पढ़ते समय प्रश्न पत्र हल करें। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न पत्र हल करें और टाइमर लगाएं। जैसे कि आप क्या करेंगे, पढ़ते समय आपका TGT का जो पेपर होता है 2.5 घंटे 3 घंटे का अगर होता है, नेट का 3 घंटे का पेपर होता है, तो क्या करें, CTET आपका या टेट आपका कोई भी प्रश्न पत्र जब एग्ज़ाम हो तो कितने का होता है, 2.5 घंटे का होता है। कितना क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन होता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करने बैठें तो 125 क्वेश्चन लेके बैठें। आप अपने मोबाइल में, अपनी घड़ी में टाइम अलार्म लगाएं 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में आपको 125 प्रश्न करने हैं, सोच समझ कर करने हैं। अपने आप को बिल्कुल शांत कमरे में, शांत जगह, छत पर, बाथरूम में और किचन में, स्टोर रूम में, बेडरूम में, कहीं भी बैठाएं।
कोई ना आपको दिखे, वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करें और टाइमर लगा के। जैसे आपका टाइमर बच जाता है बिल्कुल आप जो है बंद कर दे, पेन रख दे और आप देखें आपने कितना क्वेश्चन हल किया, कितना सही किया, आप सही कर सकते थे कितना, कितना नहीं कर सकते थे। और जब आप उसको सॉल्व कर ले तो जितने प्रश्न पत्र हल किए हैं उस पर खुद को नंबर जरूर दें कि 125 क्वेश्चन मैंने कर रखे थे और अब उन क्वेश्चन को मैंने जितने सही किए हैं उतने को नंबर देना है। आपको पता चले कि 2.5 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन किए और आप कितने नंबर पाए, यानी कि एग्जाम में आप अभी कितने नंबर पाने के स्थिति में हैं। ये करना अनिवार्य, कम से कम एक पेपर रोज सॉल्व करें। इसके बाद में आपका क्या आता है, उसके बाद में आता है रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स सब लोग बनाते हैं, नहीं भी बनाते हैं कोई बात नहीं, बुक पढ़ते हैं तो उस पर हाईलाइट लगाते चलें। बहुत लोग होते हैं नोट्स बनाना उनको मूर्खता लगती है, सही भी है। बहुत लोग, मैंने कितना जो है जो IAS PCS लोग हैं उनका जब मैं सुनती हूँ तो उसमें बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने बुक पे अंडरलाइन कर रखा था, वहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा था। तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, सोते समय जितना आपने पिछला पढ़ रखा है उतना कम से कम 1 हफ्ते का तो पढ़ ही लो आप, ठीक है। आप 1 घंटा निकालो सोते समय, खाना खाने की जल्दी आदत डालो और आप क्या करो, सोते से 1 घंटा पहले सोते समय 1 घंटे में आप उसको रिवीजन करो कम से कम 1 हफ्ते का, ठीक है। और इस तरह से आप 1 हफ्ते का रिवीजन कर लिए, फिर नेक्स्ट हफ्ता जो आपने किया उसको उसके 1 हफ्ते पहले का, उसके 1 हफ्ते पहले का, फिर ऐसे से करेंगे, फिर रिवीजन आप करते चलेंगे 1 हफ्ते 1 हफ्ते 1 हफ्ते, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप 1 हफ्ते का रिवीजन आराम से कर लेंगे। अब आपने 1 हफ्ते का रिवीजन कर लिया, नेक्स्ट दिन आपने क्या किया, जो फिर 1 हफ्ता पढ़ा उसका रिवीजन करें, फिर आप 1 हफ्ता पढ़ा उसका रिवीजन करें। जब आपका 1 महीने हो जाता तो तुरंत आप फर्स्ट हफ्ते पे जो है आ जाए। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपने पढ़ना शुरू किया, आपने जो है 7 तारीख लास्ट तक पढ़ा। अब 1 से 7 आपने दिन में जो भी नोट्स बनाए उसको आप रात में रिवीजन कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़ते चलें, फिर आपने जो किया 7 तारीख से लेके जो है 14 तारीख तक जो पढ़ा आपने वो आप रिवीजन करें, ठीक है। ये हफ्ते का रिवीजन हो गया। रोज रोज का रिवीजन भी करते चलें, जो आपने पूरा दिन पढ़ा है नोट्स बनाया है उसको एक बार आप रिवाइज करें। ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया है, मैंने क्या लिखा है इसमें सब सही लिखा है। रिवीजन करते हुए चले, रिवीजन करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में आपका ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई करें। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से 10 मिनट पढ़ाई करें, नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत के हिसाब से मतलब कि आप कितना तैयार हैं। आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है तो आप कितना पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप ससुराल में भी हैं तो भी जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं दें। सोना, खाना, रोना, गाना सब बाद में हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का जो समय चला जाता है तो वो नहीं हो सकता। जिसने DSSB का फॉर्म फिल किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे मेरे पास मैसेज और फ़ोन आया कि दीदी मेरा 31 एज हो गया, मैं क्या करूं। तो क्या हुआ, अब एज तो दोबारा 30 नहीं हो सकती है ना, तो वो समय वापस नहीं आता। इसलिए जितना आप पढ़ाई कर सके पढ़ाई करें और अपनी एक सीट पक्की करें, ज़रूर से ज़रूर पक्की करें, ठीक है। उसके बाद में आपका 8वां टिप्स क्या है, आपका 8वां टिप्स, पढ़ाई के दौरान लंबी छुट्टी कतई नहीं लेना है। जब आप पढ़ते हैं उस समय में शादी में कहीं बाहर दूर नहीं जाना 8-10 दिन के लिए, घूमने बिल्कुल नहीं जाना 5-6 दिन के लिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता समझ लो आप वनवास कर रहे हो, अज्ञातवास कर रहे हो, जो आप समझना हो समझ लो। क्योंकि जब हम 5-6 दिन छुट्टी में चले जाते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। फिर हमें उस फॉर्म पे आने के लिए फिर से मुझे 15 दिन लग जाता है और 15 दिन हम पीछे चले जाते हैं, फिर भी उस फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो पढ़ाई के दौरान लंबी छुट्टी कतई नहीं लेनी है। शादी ब्याह नज़दीक है तो जाइए, एंजॉय कीजिए, चले आइए, लेकिन अगर दूर है तो नहीं जाइए। दिन भर में आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा मनोरंजन निकालिए। आप जो 5 घंटे मोबाइल चलाते हैं वो आप आधे घंटे चलाइए। आप टीवी देखने की आदत डालिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप टीवी देख सकते हैं।
बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बड़ों के साथ बैठकर, अपने हम उम्र के साथ बैठकर थोड़ा सा गप सड़ाका कर सकते हैं। तो ये सब कीजिए, लंबी छुट्टी मत लीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लंबी, बहुत लोगों का मैसेज आता है कि 1 हफ्ते के लिए चले गए थे, 10 दिन के लिए चले गए थे। तो अगर आप लंबी छुट्टी लेंगे तो आपका मन हट जाएगा पढ़ाई से। नेक्स्ट आपकी टिप्स क्या है? अच्छी नींद लें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती बीच में, और अगर नींद आ जाती है तो जहाँ नींद आती है वहीं पर आप सो जाएं। और यकीन मानिए, अगर आप उठ के सोते हैं तो नींद फिर आती नहीं, और फिर जैसे पढ़ने बैठते तैसे नींद आ जाती है। लेकिन अगर आपको टेबल पे ही नींद आ रही है, वहीं टेबल पे ही आप सो जाएं। 10 मिनट का अलार्म लगा के मोबाइल में बगल में रख लें, 10 मिनट तक आप सो जाएं। 10 मिनट के बाद फिर आप उठें, मुंह धुलें, चाय पीने की आदत है चाय पिए, कॉफ़ी पीने की आदत है कॉफ़ी पिए, ग्रीन टी पीने की आदत है ग्रीन टी पिए। आपका लेमन ग्रास टी अगर पीते हैं, जिसको जरकुस बोला जाता है, तो बेस्ट एंड बेस्ट है, उसको पीना चाहते हैं उसको पिए, और या पानी पीना चाहते हैं तो पानी पिए। कुछ चीज़ ज़रूर पीकर तो फिर पढ़ाई करने में बैठ जाए। अच्छा खाएं, तली भुनी चीज़ें, तेल मसाला वाली चीज़ें, नॉन वेज मत खाएं अगर एग्ज़ाम पीरियड में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेट बढ़ाता है, कंसंट्रेशन नहीं करने देता है, और तो और बार बार दिमाग आपका उलझाता रहता है। कहने का मतलब, जब गट्स कंफर्टेबल नहीं होता तो आपका दिल कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उतने लोग एग्ज़ाम पीरियड में नॉन वेज ना खाएं। ठीक है, वैसे भी एक कहावत है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। स्वान निद्रा, काग चेष्टा मतलब कौवे जैसी सोच। कौवे की सोच बहुत तीव्र होती है, वो इधर उधर देखता है कि क्या कहाँ से मैं ले लूँ। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले का ध्यान जो रहता है ना, जो वो तालाब नदी जहाँ खड़ा रहता है वहाँ की मछली पर जो ध्यान लगाता है ना, वही ध्यान होना चाहिए हम लोग का पढ़ाई पर। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता कैसे होता है? हल्का सा अगर आवाज़ होती तुरंत उठ जाता है, भौंकने लगता है। तथैव च अल्पहारी, कम खाने वाला, और गृह त्यागी, जो घर पढ़ाई के लिए छोड़ सके, ट्यूशन कर सके, कोचिंग कर सके, अपने आप को थोड़ा सा परिवार की मोह से दूर कर सके, यही लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत अधिक खाना खा के ना बैठें। अगर बहुत अधिक खाना खा के बैठेंगे तो जाहिर सी बात है नींद आएगी। बहुत अधिक ना खाएं, थोड़े थोड़े देर पर खाते रहें, घंटे 2 घंटे पर सेब या जो आपके पास है, ऐसा नहीं है सेब ही खाएं, संतरा, अमरूद, आजकल गांव के लोगों के पास अमरूद है, अमरूद निकला हुआ है, पेड़ पर फला हुआ है, उसको खा सकते हैं। संतरा ले लें, सेब ले लें, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, तिलवा, इस समय तिलवा गंजी का सिस्टम है, उसको खाने तो थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाते रहे, चना वगैरह रखें, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट, निगेटिविटी से बचें। नकारात्मकता, अगर कोई आपसे कहता तुम कर नहीं सकते तो उससे उचित दूरी बना लें। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप पास नहीं हो जाते। असफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी क्या है? नकारात्मकता। लोग आपको सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं। आपके माँ बाप जो होते हैं ना, या सास ससुर हो गए, या हस्बैंड हो गए, या भैया हो गए, मतलब भाई हो गए, बहन हो गए, इनके अलावा जो और रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ नकारात्मकता भरते हैं। क्या करना है, तुम कुछ कर नहीं पाओगी या तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अरे इलाहाबाद नहीं, तुम विदेश भी चले जाओ पढ़ने तो तुम पढ़ नहीं सकते, और अभी भी तुम बाप की कमाई फूक रहे हो, ज़िंदगी भर बाप की कमाई पे रहोगे। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। लड़कियां रहती तो बोलती है अरे तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या कर पाओगी। बहुत पति लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बैठो चूल्हा चौका करो, वही तुम्हारे लिए बहुत है। तो इन सब बातों को दिमाग में लाने से बचें। ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो बोलती ही रहेंगी, वो बंद नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने बहुत खोज कर लाया है। मैंने अपने ऊपर ये सारी चीज़ें देखी हैं, आस पड़ोस में देखी हैं, तो मैंने देखा जितने लोग इस बेस पे काम किए हैं सब लोग सफल हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सफल होंगे, आप लोग भी नौकरी पाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपने जीवन में खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं तो हमेशा आपके साथ दुआओं में, साथ में आवाज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए बहुत 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 आप लोगों का आभार। आप लोग मुझे प्यार देते हैं, आप लोग मुझे समझते हैं, उसके लिए फिर तब तक के लिए दोबारा मिलने के लिए बाय।